हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। तो अभी आपको मेडिवल इंडिया का वीडियो दिखेगा, ठीक है। तो ये वो स्टार्ट करने से पहले मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको पेशेंस से सुनो 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो अभी हमने मेडिवल इंडिया का ऑडियो डाला था टेलीग्राम पे, वही ऑडियो हम बहुत ही अच्छे से अभी यहाँ पे लाने वाले हैं। तो अभी आपको फ़ोटो भी दिखेगा वहाँ पे, है ना, आपके सामने फ़ोटो भी दिखेगा और उसको आप पढ़ लेना, आपका बहुत ही अच्छा मेडिवल इंडिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने टेलीग्राम पे मेडिवल इंडिया लाया था उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, है ना। बहुत ही मतलब जो बड़े बड़े क्लासेस से बच्चों ने स्टडी किया उनको भी बहुत पसंद आया था और हम बहुत ही बढ़िया लेवल से एकदम आपका मेडिवल इंडिया ख़त्म करने वाले। और मैं एक इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाता हूँ, एक स्टोरी टाइप हिस्ट्री को पढ़ाता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छे से सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद भी रह जाएंगे अच्छे से। तो ये यदि आपको स्टार्ट करना है ना, तो आपको क्या करना है कि उसका जो PDF है, PDF मैंने टेलीग्राम पे डाल लिया है। PDF का आपको झेरॉक्स निकाल लेना है, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस PDF का लिंक डाल दूंगा। लेकिन यदि यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी लिंक ओपन नहीं होता है, तो विशाल सर सेंट्रल एक्साइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे। वहाँ पे 2 ग्रुप्स मिलेंगे, दोनों के दोनों ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसमें से विशाल सर CGL CHSL वाला जो ग्रुप है ना, वहाँ पे मेडिवल इंडिया बाय विशाल सर नाम से वहाँ पे आपको फाइल मिलेगा, उसका आप झेरॉक्स निकाल लेना, ठीक है। नहीं तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स भी निकाल सकते हो। बहुत ही बढ़िया तरीके या नोट्स आपको मिलेंगे, एकदम CGL से रिलेटेड, एकदम CGL से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स। यदि आप ये कर लेते हो ना अच्छे से, तो मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया पूरा का पूरा GS हम खत्म करने वाले। और मेरा पर्सनल गारंटी आपको 40+ मार्क्स मिलेगा, वो भी एकदम आसानी से, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम आसानी से पढ़ना है तो डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि जो भी पूरा अपना मेडिवल इंडिया रहेगा, मॉडर्न इंडिया रहेगा, ठीक है। मेडिवल इंडिया 16 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मॉडर्न इंडिया लगभग 20 से 25 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बंदा ये दोनों के दोनों वीडियोस पे हर रोज़ कमेंट करेगा, ठीक है, तो ये मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया ख़त्म होने के बाद मैं उसको पर्सनली गाइड करूँगा, उसको पर्सनली मैं सब टाइम टेबल बना दूंगा, ठीक है। जो भी हर रोज़ उसको ये करेगा, हर रोज़ उसको कमेंट करेगा। और यदि ज़्यादा बच्चे होते हैं जो हर रोज़ कमेंट करते हैं, है ना, तो फिर उसमें से मतलब 10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे जो भी है जो हर रोज़ कमेंट कर रहे हैं, उसमें से फिर मैं लकी ड्रॉ निकाल के 2 बंदों को सेलेक्ट करूँगा और उनको मैं पूरा का पूरा गाइड करूंगा। मतलब मैं हर वीक में उनसे बात करूंगा, सब कुछ उनका पूरा का पूरा CGL 2020 का पूरा गाइडेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा, उनका पूरा का पूरा सिलेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा रहेगा। तो आपको यही करना है कि हर रोज़ वहाँ पे कमेंट करना है, ठीक है। और अभी चलो हम मेडिवल इंडिया स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो अभी अकबर स्टार्ट करते हैं। तो देखो अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से लेके 1605 तक। 1556 से लेके, क्योंकि 1556 में क्या होता है, हुमायूं मर जाता है ना, तो उसके बाद अकबर आता है। तो देखो अकबर का जो जन्म था या अकबर बॉर्न हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर बॉर्न हुआ था। अमरकोट जगह है राजस्थान में, है ना। राजा वीरसाल पता ही था ना आपको, ये उसके दरबार में अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, अमरकोट राजस्थान। अकबर का चाइल्डहुड नेम यानी बचपन का नाम था बदरुद्दीन। तो 1556 में आपको पता ही है हुमायूं का डेथ हो जाता है दिल्ली में। तब अकबर का एज नहीं का 13 रहता है, मतलब अकबर एक छोटा सा बच्चा रहता है 13 साल का। और अकबर बैरम खान के साथ, बैरम खान हम आपको पता है हुमायूं को मिला था, है ना। तो बैरम खान के साथ अकबर बैरम खान के साथ था जब हुमायूं की मृत्यु हुई। और वो कालानौर जगह है गुरदासपुर पंजाब में, गुरदासपुर पंजाब में कालानौर जगह है, वहाँ पे एक मिशन पे थे। बैरम खान था, बैरम खान वो मिशन लड़ रहा था, लेकिन अकबर उसके साथ था क्योंकि अकबर सीख रहा था। तो जैसे हुमायूं मर जाता है ना, वैसे एक हेमचंद्र नाम का एक हिंदू रूलर होता है। वो पहले आदिल शाह सूरी का दीवान था, हमने पढ़ा था ना। शेरशाह सूरी के बाद तुम्हारा ये इस्लाम शाह सूरी है ना, उसके बाद आदिल शाह सूरी राज करेगा। तो जो तुम्हारा हेमचंद्र है जो कि एक हिंदू रूलर है, वो दीवान था आदिल शाह सूरी का, लेकिन उसके बाद वो दूसरे प्रांत का रूलर भी बन जाता है, मतलब वो राजा बन जाता है आगे जाके। तो ये हेमचंद्र क्या करता है, ये देखता है यार हुमायूं तो मर गया, हुमायूं का बेटा है, छोटा सा बेटा है 13 साल का, और वो तो पंजाब में उधर है, तो दिल्ली में अभी कोई नहीं है। तो चलो दिल्ली को कब्जे में ले लेते हैं। दिल्ली का सिंहासन, मुगल सिंहासन है ना, उस पर अभी कोई नहीं बैठा है, खाली है सिंहासन। तो वो क्या करता है, दिल्ली पे अटैक कर देता है हेमू, या उसे हेमचंद्र भी बोला जाता है।
वो दिल्ली पे अटैक कर देता है और मुगलों का जो सिंहासन है उसको ले लेता है। मतलब अभी वो मुगल मतलब वो राज करेगा, मुगल डायनेस्टी खत्म, अभी हेमचंद्र राज करना स्टार्ट कर दिया। और एक टाइटल ले लेता है, जैसे ही वो आ जाता है मुगल सिंहासन पे बैठ जाता है, वो टाइटल ले लेता है विक्रमादित्य टाइटल, विक्रमादित्य का। और ऐसा माना जाता है, मतलब यही सच्चाई है एक्चुअली, कि इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली, कौन सबसे लास्ट वाला हिंदू शासक है दिल्ली का, तो उसका आंसर है हेमचंद्र यानी हेमू। तो देखो विक्रमादित्य ये 14वें नंबर या 14 नंबर का ये विक्रमादित्य होता है। तो सबसे पहले यदि विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी, वो थी चंद्रगुप्त सेकेंड ने ली थी। चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, उसने सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। वो कैसे ली थी ये बताता हूँ मैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री होती है, उसकी एक डॉटर होती है, उसका नाम होता है प्रभावती। तो प्रभावती को शादी करनी होती है रुद्रसेन सेकेंड से। रुद्रसेन सेकेंड से प्रभावती को शादी करनी होती है, जो कि वाकाटक वंश का राजा होता है। और रुद्रसेन थर्ड को शादी करनी होती है प्रभावती से। तो ऐसे ये लव ट्रायंगल होता है। प्रभावती को रुद्रसेन सेकंड से शादी करनी है, रुद्रसेन थर्ड को शादी करनी है प्रभावती से। तो फिर चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, रुद्रसेन थर्ड की हत्या कर देता है, मतलब अपने बेटी के लिए, है ना। रुद्रसेन थर्ड की हत्या कर देता है। रुद्रसेन थर्ड है ये शक वंश का था, और इसकी हत्या हो जाती है तो शक वंश खत्म हो जाता है। तो जैसे ही शक वंश खत्म हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के कारण, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि ले लेता है। तो ये तो फर्स्ट विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए एक छोटी सी स्टोरी। और लास्ट टाइम किसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, तो तुम्हारे हेमू ने, एंड ही वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ दिल्ली। तो क्या होता है, एट द एज ऑफ 13, मतलब 13 साल की उम्र है अभी, है ना। तो जैसे ही बैरम खान को पता चल जाता है कि अरे दिल्ली तो अभी हेमू ने ले लिया, तो ये तुरंत क्या करता है, अकबर को अगला मुगल बादशाह घोषित कर देता है। ठीक है, उसका राज्याभिषेक वगैरह कर लेता है और बोलता है कि अकबर अभी अगला मुगल बादशाह है, और उसको नाम दे देता है जलालुद्दीन मोहम्मद नाम देता है। अब तक तो अकबर बदरुद्दीन नाम से जाना जाता है, अकबर तो बाद में नाम आता है, पहले तो अभी ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को वो सभी बोलते हैं बदरुद्दीन, लेकिन अभी बदरुद्दीन का नाम चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद। तो 5 नवंबर 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको तो पता ही है ना, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, और वो बाबर ने जीत लिया था, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट कर दिया था। तो वैसे ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली पानीपत की जो लड़ाई है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको याद रखने पड़ेगी। 4 लड़ाई होगी पानीपत में। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच में, क्योंकि हेमू है अभी दिल्ली में सिंहासन पे राज कर रहा है, मुगल सिंहासन पे राज कर रहा है हिंदू डायनेस्टी लाके। तो अकबर तो छोटा बच्चा होता है, एक्चुअली बैरम खान ही लड़ रहा होता, अकबर तो नाम का शासक है। तो ऑफकोर्स बैरम खान यानी अकबर जीत लेता है वो, और फिर से मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक छोटे से पीरियड के मुगल डायनेस्टी खत्म हुई थी, लेकिन फिर से मुगल डायनेस्टी अभी स्टार्ट होगी। तो ये जो बैटल था अकबर और हेमू का, वो बैटल ऑफ पानीपत था, वो लड़ा गया था 5 नवंबर 1556 में, और अकबर जीत गया था। तो 1556 से लेके 1560 तक बैरम खां क्या करता है, खुद तो सब देखता है, मतलब वो खुद राज करता है, मतलब वो अकबर तो नाम का रूरल होता है, अकबर नाम का शासक होता है, और एक्चुअली सब कुछ बैरम खान ही देखता है ये 4 साल। तो फिर बैरम खान ये सोचता है कि यार सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ, अकबर तो सिर्फ नाम का ही है, तो क्यों ना मैं ऐसे कर लूँ कि मेरा जो लड़का है अब्दुल रहीम खान खाना को मैं किंग बना देता हूँ, तो सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो क्यों अकबर को क्यों रखना। तो अकबर को जैसे ही ये पता चल जाता है, तो 1560 में अकबर और बैरम खान के बीच में बैटल ऑफ तिलवाड़ा लड़ा जाता है, बैटल ऑफ तिलवाड़ा। ठीक है, तो अकबर इसमें जीत जाता है, बैरम खान को हरा देता है, और बैरम खान को बोल देता है कि ठीक है, आपने मुझे पाला पोसा है, मतलब आपने मुझे शिक्षा वगैरह दी, इसलिए मैं आपको नहीं मारता हूँ, लेकिन आपने गलत भी किया है, आपने मेरे से मेरी गद्दी छीनने की कोशिश की, इसलिए चलो जाओ मक्का चले जाओ। और बैरम खान को शिक्षा देता है कि तुम अब हज करो और मक्का चले जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा, अभी तुम राज वगैरह की कुछ नहीं करोगे, लड़ाई विड़ाई छोड़ दो। तो बैरम खान उधर हज को चला जाता है,
और उसका जो लड़का है बैरम खान का लड़का अब्दुल रहीम खान खाना, ये एक्चुअली नवरत्न होते हैं, 9 जेम्स होते हैं अकबर के दरबार में, उसमें से एक होता है। मतलब अब्दुल रहीम खान खाना को अपने पास रख देता है अकबर, और उसके पिता जो है बैरम खान उनको भेज देता है हज को। तो 1560 तक हम आ गए अभी तक। तो 1560 से लेके 1562 तक, मतलब ये 2 साल महम अंगा नाम की एक दाइमा होती है अकबर की, ठीक है। तो ये जो अकबर है ना, ये महम अंगा के बहुत ही करीब होता है, अपने दाइमा के बहुत करीब होता है, मतलब खुद के माँ के ज़्यादा करीब वो इस दाइमा के करीब होता है। तो ये जो 2 साल है ना, एक्चुअली महम अंगा रूल करती है, मतलब फिर से अकबर नाम का शासक है। पहले 4 साल वो भी नाम का शासक था, 1550 से लेकर 1560 तक बैरम खान राज कर रहा था। अगले 2 साल भी ये नाम का शासक है और महम अंगा राज करेगी, दाइमा राज करेगी। तो इस जो 2 साल का जो पीरियड है 1560 से लेकर 1562 तक, इसको कर्टन रूल यानी पर्दा शासन बोला जाता है, और उसको पेटीकोट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, या पेटीकोट सरकार। इसको मतलब कर्टन रूल या पेटीकोट गवर्नमेंट, ये 2 नामों से ये 2 साल को जाना जाता है। तो जैसे 1562 और इस अभी देखो 1560 तक तो कौन लड़ता था, बैरम खान ही लड़ता था सब लड़ाई। 1561 में अकबर खुद फर्स्ट अटैक करता, मतलब वो खुद अब बैटल फील्ड पे लड़ेगा। तो फर्स्ट अटैक ऑफ अकबर जो है 1561 में वो करता है बाज बहादुर जगह है मालवा की, वहाँ पे वो अटैक कर देता है। और 1561 में वो शादी कर लेता है हरकाबाई से, अकबर शादी कर लेता है हरकाबाई से, जो कि बेटी होती है किंग भारमल, आमिर का किंग होता है भारमल, तो उसकी बेटी होती है हरकाबाई। तो हरकाबाई डॉटर होती है किंग भारमल ऑफ आमिर। तो यही हरकाबाई ने क्या बाद में मरियम उज ज़मानी नाम से जानी जाती है इतिहास में। तो ठीक है, तो शादी अभी किसके साथ की है अकबर ने, हरकाबाई से। और जैसे ही 1562 में पेटीकोट गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगा, अकबर क्या करता है, स्लेवरी को प्रोहिबिट कर देता है, मतलब गुलामशाही को बंद कर देता है, कोई भी गुलाम नहीं रहता, इसको डिक्लेयर कर देता है, ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी। उसके बाद 1563 में अगले ही साल ही प्रोहिबिटेड सती सिस्टम। मतलब सती सिस्टम तो पता ही हो गया अपने को, है ना, जब कोई ये मर जाता है, कोई आदमी मर जाता है तो उसकी बीवी को सती दे देते हैं पहले। तो 1563 में ये प्रोहिबिट करता है सती सिस्टम को। तो 1564 में ये जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स जो होता है, जजिया यानी गैर मुसलमान, जो मुसलमान नहीं है यानी हिंदू वगैरह दूसरे धर्म के लोग, उनको जजिया देना पड़ता था। और पिलग्रिमेज टैक्स यानी तीर्थ यात्रा टैक्स देना पड़ता था। तो अकबर आते ही क्या करता है, फिर 1564 में उसको भी नहीं क्या रिमूव कर देता है। तो उसकी जो प्रजा होती है अकबर के जो प्रजा होती है वो बहुत खुश हो जाती है ये सब देखते हुए, और उसको टाइटल दे देते हैं अकबर, ठीक है। तो अब तक क्या था, बचपन में अकबर था बदरुद्दीन, ठीक है, फिर वो बन गया था जलालुद्दीन मोहम्मद जब राजा बन जाता है। उसके बाद अभी उसको टाइटल अकबर का भी मिल गया, तो अब ये जाना जाएगा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर नाम से, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो ये जो अकबर है ना, ये फॉलोअर रहता है शेख सलीम चिश्ती का। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी सेंट होते, तो ये इसका फॉलोअर होता है अकबर, शेख सलीम चिश्ती जी का फॉलोअर होता है अकबर। और शेख सलीम चिश्ती जी है, उनके कॉटेज यानी उनकी जो झोपड़ी थी वो है फतेहपुर सिकरी, यानी उनकी कुटिया जो थी वो फतेहपुर सिकरी में होती है। और 1569 में क्या हो जाता है, अकबर का बच्चा होता है, अकबर का पुत्र का जन्म हो जाता है इसी फतेहपुर सिकरी जगह पे। तो अकबर सन बॉर्न इन फतेहपुर सिकरी, और उसका नाम क्या होता है, सलीम। 1569 में सलीम का जन्म होता है, जो कि अब आगे जहांगीर नाम से जाना जाएगा, वो कल पढ़ेंगे हम उसके बारे में। देखो सलीम का जन्म हो गया, तो 1572 में, मतलब उसके 3 साल के बाद अकबर क्या करता है, गुजरात मिशन करता है। तो ये एक तो फर्स्ट मुगल ऐसा एम्परर होता है, मुगल एक ऐसा रूलर होता है कि जो अभी गुजरात मिशन करेगा, ठीक है। तो एक्चुअली होता है कि जब ये गुजरात मिशन करता है ना, तो गुजरात को जीत लेता है, गुजरात को मुगल डायनेस्टी में लाता है। लेकिन ये सी को पहली बार देखता है, यानी समुद्र को पहली बार देखता है, क्योंकि गुजरात तो समुद्र के किनारे है ना, तो इस समुद्र को पहली बार देखता है अकबर ये गुजरात मिशन में। और पोर्तुगाल जो होते हैं
उनसे भी मुलाकात ये पहली बार करता है, क्योंकि पोर्तुगाल तो पता है नहीं आपको 1498 में आया था वास्को द गामा, है ना, सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में। तो पोर्तुगाल से भी इसकी मुलाकात फर्स्ट टाइम हो जाती है। तो 1573 में जैसे ही गुजरात का मिशन जीत लेता है ना, तो उसके अगले साल वो इसी जीत के खुशी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है फतेहपुर सीकरी में। और अभी उसने उसकी राजधानी फतेहपुर सीकरी कर दी थी, मुगल डायनेस्टी की राजधानी फतेहपुर सीकरी कर दी थी किसने, अकबर ने। तो फतेहपुर सीकरी में ये क्या क्या बनाता है, इसने इबादत खाना नाम की इबादत खाना बनाया था। उसके बाद उसने पंचमहल बनाया था। उसके बाद उसने मरियम महल बनाया था बीवी के नाम पे। फिर उसने सलीम चिश्ती की टॉम भी बनाई थी, यानी सलीम चिश्ती की मकबरा भी बनाई थी। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने क्या क्या बनाया अभी, इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, ठीक है, और टॉम ऑफ सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती क्योंकि किधर रहता है, फतेहपुर सीकरी में ही रह रहा है ना, तो सलीम चिश्ती जैसे ही मर जाएंगे ये वहीं पे उनका मकबरा भी बना देगा। तो 1576 में क्या होता है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप आपने नाम सुना ही होगा। तो एक्चुअली अकबर खुद नहीं लड़ता है, अकबर के साइड से मान सिंह ये लड़ाई लड़ रहा होता है और मान सिंह इसका विनर हो जाता है, मान सिंह जीत जाता है, मतलब अकबर ही जीत लेता है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। फिर अगले साल 1577 में गुरु रामदास जो होते हैं, ना, वो फोर्थ गुरु होते हैं सिख समुदाय के, गुरु रामदास। तो अकबर ने इनको 500 बीघा भूमि भेंट दी थी। 500 बीघा भूमि भेंट दी थी। शायद आपके नोट्स में 400 बीघा है, ठीक है, 400 बीघा 500 बीघा कोई नहीं, एक ही बात है, ठीक है, कोई मतलब एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं, उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखो अकबर ने 500 बीघा भूमि भेंट दी थी 1577 में गुरु रामदास को, जो कि फोर्थ गुरु है। और वो गुरु रामदास क्या करते हैं, इसी जो इतनी बड़ी ज़मीन मिल गई उनको, तो उसी ज़मीन पे एक सिटी बना लेते हैं गुरु रामदास, और उस सिटी को नाम देते थे रामदास नगर या चक्रगुरु। रामदास नगर या चक्रगुरु, ये सिटी का उनको नाम दे देते हैं। और यही रामदास नगर और चक्रगुरु आके जाके क्या अमृतसर नाम से जानी जाएगी, जो कि अभी जो अमृतसर है ना, एक्चुअली उसका निर्माण ही कर दिया था गुरु रामदास ने, अमृतसर सिटी का, ठीक है, जो कि फोर्थ गुरु थे सिक्स कम्युनिटी के। तो इसे अकबर ने एक मनसबदारी सिस्टम भी स्टार्ट कर दी थी, जो कि मंगोलिया में चलती थी, और इसने फिर इंडिया में लाके मनसबदारी सिस्टम यानी मनसबदारी प्रथा स्टार्ट कर दी थी। 1582 में क्या होता है, अकबर एक नया धर्म स्टार्ट करता है। जैसे अभी हिंदू थे, मुस्लिम थे, तो ये क्या करता है, मतलब सभी यही धर्मों के कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें का एक करके अपना खुद का एक धर्म चालू करता है, और उस धर्म का नाम देता है, उस रिलीजन का नाम देता है दीन-ए-इलाही। दीन-ए-इलाही वो स्टार्ट कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओनली हिंदू हु एडप्टेड इट, यानी कौन एक ऐसा हिंदू था जिसने दीन-ए-इलाही, सिर्फ एक ही हिंदू था उसने दीन-ए-इलाही को एडप्ट किया था, और वो था बीरबल। वैसे आपने अकबर और बीरबल की स्टोरी बहुत ही सुनी होगी। तो बीरबल ऑफकोर्स अकबर के साथ है, तो उसी ने दीन-ए-इलाही को अपनाया था, और बीरबल का रियल नेम था महेश दास। तो 1583 यानी दीन-ए-इलाही का स्टार्ट होने के बाद ही एक साल में अकबर क्या करता है, दीन-ए-इलाही के नाम से इलाही सम्मत स्टार्ट करता है, यानी एक नया कैलेंडर स्टार्ट कर देगा, इलाही सम्मत। फिर वो इलाही कॉइन्स भी स्टार्ट कर देगा, यानी इलाही सिक्के स्टार्ट कर देगा। फिर इलाही गज भी स्टार्ट करता है, यानी ज़मीन मापने का एक नया वो इकाई स्टार्ट कर देता है, इलाही गज, नया यूनिट स्टार्ट कर देता है, इलाही गज। और वो प्रयाग का नाम बदल के इलाहाबाद रखता है। प्रयाग का नाम बदल के क्या लगता है, क्योंकि इलाही ना, दिन इलाही, तो इलाही से ही इलाहाबाद बना लेता है, प्रयाग का नाम चेंज करके इलाहाबाद बना देता है। और शाहजहां आगे जाके इलाहाबाद का नाम अलाहाबाद बना देता है। और आपको पता ही होगा अभी योगी आदित्यनाथ जी ने इलाहाबाद का नाम चेंज करके फिर से प्रयागराज कर दिया है। तो ये तो स्टोरी आपको पता ही है। तो आगे क्या होता है, तो एक्चुअली जो गोल्डन एरा है ना लिटरेचर का, वो इसी को माना जाता है, अकबर के टाइम को। देखो गोल्डन एरा ऑफ इंडिया जो है ना, वो मुगल डायनेस्टी को माना जाता है सेकेंड गोल्डन एरा। लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली क्या है, गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर यदि हम किसी चीज़ को मानेंगे तो वो है अकबर का टाइम पीरियड, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और फारसी साहित्य का बहुत सारा विकास हो जाता है। हिंदी और फारसी लिटरेचर का बहुत सारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है। एक्चुअली फारसी तो लैंग्वेज ही थी मुगल डायनेस्टी की दरबार की लैंग्वेज ही फारसी थी। तो जो पर्शियन महाभारत है, यानी महाभारत जो अपने उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था, पर्शियन यानी फारसी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किसने किया था, उसको कन्वर्ट किया था अब्दुल कादिर
बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने उसको कन्वर्ट किया था। और एक्चुअली पर्शियन महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा, 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 ठीक है। पर्शियन महाभारत को क्या बोला जाता है? रज्मनामा, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी थी। और अकबर ने पेंटिंग्स को भी संरक्षण दिया था, ठीक है। लेकिन ये लिटरेचर का गोल्डन एरा माना जाएगा, क्योंकि पेंटिंग का गोल्डन एरा आगे रहेगा, जो कि जहांगीर के टाइम पीरियड में रहेगा। लेकिन इसने पेंटिंग का संरक्षण दिया था, लेकिन ऑफकोर्स ये गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स नहीं है, गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर है खाली अकबर का टाइम पीरियड। इसके दरबार में फेमस पेंटर हो गए थे दो, एक था दशवंत, एक था बसावन। दशवंत और बसावन ये दो उसके दरबार में फेमस पेंटर थे। 1598 में क्या होता है? सलीम रिवोल्ट करता है, मतलब उसका बेटा था ना सलीम, वो क्या करता है? रिवोल्ट करता है 1598 में। और फिर वो उससे मतलब नालायक बेटा होता है उसका, वो ऐसे फिर आगे रिवोल्ट करता रहता है। और फिर अकबर बहुत तंग होता है इससे एक्चुअली। लेकिन ये हद तो तब कर देता है जब 1602 में, यानी 1602 में, 1602 में वो अबुल फजल, मैंने बताया था अकबर के 9 रत्न होते हैं, 9 जेम्स होते हैं अकबर के दरबार में, उसमें से अबुल फजल एक उसका रत्न होता है। तो ये अबुल फजल की हत्या कर देता है। किसके हेल्प के साथ? विद द हेल्प ऑफ वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला जो होता है ना, जिसने झांसी की स्थापना की थी एक्चुअली, वीर सिंह बुंदेला ने। तो ये क्या करता है? वीर सिंह बुंदेला के हेल्प से अबुल फजल को मार देता है, सलीम मार देता है अबुल फजल को। तो फिर अकबर को तो बहुत गुस्सा आता है, और वो इतना गुस्से में ये बोल देता है कि जब मैं मर जाऊंगा तब आगे का जो किंग रहेगा या आगे का जो राजा रहेगा मुगल डायनेस्टी का, वो बिल्कुल सलीम नहीं रहेगा, और सलीम का बेटा रहेगा खुसरो, ऐसा बोल देता है। तो फिर आगे जाके तो जब 1605 में अकबर बहुत यानी बीमार होता है ना, तब सलीम जाता है, उसको पता चल जाता है कि अभी अकबर तो मरने वाला है। और अकबर ने तो बोला है कि अभी मैं राजा तो नहीं बनूंगा, तो पहले जाके अकबर से माफ़ी मांग लेते हैं और राजा बन जाते हैं। तो वो जाता है वहाँ पे अकबर के पास, लेकिन अकबर ऑफ कोर्स सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अबुल फजल उसके बहुत करीबी होता है अकबर के। लेकिन क्या होता है, मान सिंह और टोडरमल, ये जो नवरत्नों में से दो है ना, वो फिर अकबर को समझाते, जाने दो, तुम्हारा ही बेटा है, हो गई उससे गलती, उसी को फिर आगे का तुम राजा घोषित कर दो। तो फिर वो आगे जाके जब अकबर मरने वाला था, तब वो आगे जाके उसको फिर घोषित कर देता है, ठीक है मेरे मरने के बाद आगे सलीम राज करेगा, जो कि फिर जहांगीर नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये तो आगे का स्टोरी है। उसके पहले 1599 में, यानी 1599 में क्या होता है, ब्रिटिशर का आगमन हुआ था इंडिया में, आपको तो पता ही है। वैसे ब्रिटिशर का 1599 में आगमन हुआ था, तो इसी के अकबर के ही टाइम पीरियड में उसका आगमन हुआ था ब्रिटिशर लोगों का, यानी अंग्रेजों का आगमन हुआ था। तो अकबर के कोर्ट में यदि किसने विजिट किया था, किस ब्रिटिशर ने विजिट किया है, तो वो नाम है रॉल्फ फिंच। तो अकबर के कोर्ट में किसने विजिट किया था, किस ब्रिटिशर ने विजिट किया था? रॉल्फ फिंच। और तब ब्रिटिश का क्राउन किसके पास था? एलिजाबेथ टेलर और एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के पास ब्रिटिश क्राउन था, ठीक है। और 31 दिसंबर 1600 यानी 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्ट कर दी थी लंदन में। ये तो हम आगे भी पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। तो देखो 1605 में, ये तो पैरेलली चल रहा है अकबर के शासनकाल में। देखो 1605 में क्या होता है, यानी 1605 में क्या होता है, अकबर मर जाता है। ही डाइड बाय डिसेंट्री। डिसेंट्री नाम का उसको एक बीमारी हो जाती है, यानी अतिसार रोग हो जाता है उसको, मर जाता है। तो फिर उसका टॉम यानी उसका मकबरा कहाँ पे है? फिर सिकंदराबाद, जो कि आगरा में सिकंदराबाद में उसका मकबरा है। तो बायोग्राफी जो है अकबर की, वो किस नाम से जानी जाती है? एन ए अकबरी या अकबरनामा। एन ए अकबरी या अकबरनामा नाम से बायोग्राफी जानी जाती है अकबर की। और वो किसने लिखी थी? ऑफकोर्स अबुल फजल। तो देखो अबुल फजल ने यार अकबर की बायोग्राफी लिखी है, तो फिर यार वो कितना मतलब क्लोज होगा अकबर का। तो ऑफकोर्स अकबर को तो गुस्सा आना मतलब वो आने वाला था। तो 9 जेम्स जो थे अकबर के, उनके हम अभी नाम देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 9 जेम्स किसके पास थे? तो अकबर के पास थे, अकबर के, और उनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो देखो पहले सबसे पहला उनका रत्न था, यानी 9 जेम्स को ही नवरत्न बोला जाता है। तो सबसे पहला उनका रत्न था बिरबल। बिरबल का एक्चुअल नाम क्या है? महेश दास। सेकेंड उनका रत्न था तानसेन। तानसेन को क्या बोला जाता है? उसका एक्चुअल नेम है तानसेन का रामततु पांडे।
थर्ड जेम्स यानी थर्ड रत्न है उनका मानसिंह, जिसने लड़ाई लड़ी थी हल्दी घाटी की। फोर्थ है टोडरमल। टोडरमल एक्चुअली बहुत ही अच्छा अर्थशास्त्री वगैरह होता है टोडरमल। उसके बाद फिफ्थ उसका रत्न होता है अबुल फजल। अबुल फजल। सिक्स उसका रत्न होता है अबुल रहीम खाने खाना। अबुल रहीम खाने खाना तो पता है आपको, है ना। अब्दुल रहीम खाने खाना उसका बैरम खान का बेटा होता है अबुल रहीम खाने खाना। अबुल फजल ने तो बायोग्राफी लिखी। उसके बाद सातवां रत्न है फैजी। उसके बाद आठवां रत्न है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा